करें स्टार्ट? चलो। नेक्स्ट हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, यानी रासायनिक बंध। इसमें हम लोग देख रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे थे ना जी। चलो कोवैलेंट बॉन्ड में अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए इथेन है, इथेन इथेन में आपसे पूछते कितना सिग्मा कितना पाई। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। अब देखो इसमें कैसे बॉन्ड बनता है आगे हम लोग देखेंगे जब पॉलीमर पढ़ेंगे। अभी ये समझिए, इसका मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। दो को कार्बन है और दोनों कार्बन से कितना तीन तीन को हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा ऐसे। अब आपसे पूछ देगा इसमें कितना सिग्मा कितना पाई, बताइए। तो सिग्मा देखो 1 2 3 4 5 6 7, पाई बॉन्ड कितना 0। इस तरह से पूछ सकता है। आगे पहले लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग बात करते हैं जैसे इथाइन है, मान लीजिए इथाइन का पूछते कितना सिग्मा कितना पाई। फिर देखेंगे जो बेंजीन है, लिख लिया सभी ने? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल के बाद फिर देखेंगे रेडियो एक्टिविटी, और फिर रेडियो एक्टिविटी के बाद हम लोग देखेंगे मेटल एंड देयर ओर्स। मतलब ये मान लीजिए कि अभी 8-10 दिन में आपका हो जाएगा, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, मतलब हाँ 10 दिन के आसपास, और केमिस्ट्री आपका फिनिश हो जाएगा। बीच में देखेंगे फिजिक्स के लेना, एक मैराथन लेना होगा रात में, देखते हैं। ऐसे 30th या 31st तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, है ना। वो देखेंगे मैराथन वगैरह एक दो लेना होगा फिजिक्स के लिए, क्या ठीक है। चलो नेक्स्ट है C2H2। अब मान लीजिए इसका आपको बनाना है। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इथाइन, या फिर इसी को एसिटिलीन भी बोलते हैं ना, एसिटिलीन, जिसका यूज होता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। इसका देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है और दोनों के साथ एक एक ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे पूछते सिग्मा बॉन्ड कितना, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, अब पाई बॉन्ड कितना जी 2। तो मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को, है ना। 3 सिग्मा 2 को पाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगला है बेंजीन, C6H6। बेंजीन का आविष्कार कौन किया? माइकल फैराडे। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, मैं स्ट्रक्चर बना दूं, C ऐसे 6 कार्बन रहता है इस तरह से, हाँ इसी को साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं। 3 ये है ना, और ये 3 इधर हो गया। अब इसमें देखो क्या होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे रहता है, फिर सबसे एक एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दूं, है ना। इधर भी नीचे जोड़ देना। अब मैं यहाँ कैसे जोड़ू जी, रुको मैं बना देता हूँ दूसरा, हाँ इधर बना देते हैं, कोई नहीं। इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे इसको इस तरीके से ना ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ना ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, है ना। ये भी बेंजीन है, बाकी इसका मैं इधर बना दे रहा हूं। सभी से एक एक जोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया बेंजीन। अब इसमें जोड़िए सिग्मा और पाई कितना, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा आपका 12। गिन लो, यहाँ पर देखो 6 तो इधर हो गया, फिर बीच में 6 हो गया 12, और इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 पाई हो गया, यानी पाई बॉन्ड कितना हो गया 3 को, ठीक है। तो ये बेंजीन वाला आपसे एग्जाम में खूब पूछता है कि कितना सिग्मा कितना पाई होता है बेंजीन में। अच्छा पढ़ेंगे पढ़ेंगे, समय आने दो, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, चलो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। लिख लिया सभी ने? अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी बंध के गुण। तो सबसे पहला याद रखिएगा कि इनमें क्या हुआ था, इनमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। दूसरा याद रखिएगा ये मेटल, सॉरी ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच लगते हैं, ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच लगते हैं। जैसे आपसे सवाल कई बार पूछ दिया जाता है कि हीरा में कार्बन और कार्बन के एटम के बीच कौन सा बॉन्ड होता है। आपसे पूछ देता है कि ग्रेफाइट में कार्बन और कार्बन के एटम के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, है ना। तीसरा याद रखिएगा ये आयनिक बॉन्ड से वीक होते हैं, है ना जी, ये आयनिक बॉन्ड से वीक होते हैं, और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के फॉर्म में होगा, है ना। ये क्या हुआ, हाँ उपसहसंयोजी से भी कम होता है। ये सॉलिड लिक्विड तथा गैस तीनों के फॉर्म में मिलते हैं। याद रखिएगा ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे।
ये विद्युत के सुचालक लिख दिया क्या? ये कोवेलेंट है, कुचालक लिखो, टू कर दो इसको, है ना, टू की जगह। ठीक है, चलिए इसके आगे की बात करते हैं। ये लिख लिया, लिख लो, लिख लो। तब तक कॉफी पिला तब तक। और एक बच्चे का शायरी भी है। एक मिनट रुक जाए। पढ़ा रहे हैं, बस सुन रहे, सुना रहे हैं, रुक जाओ। चलो सुनो तुम लोग, है ना, लिख लिया? अभी नाम नहीं लिखा है, जो भी लिखा है वो स्माइली लिखा है वहां पे नाम की जगह पे, पता नहीं जिसका भी है। सुनो, तेरी सोच से भी परे मैं तुझे प्यार करता हूँ। अब भाई किसके लिए, आप देखो, है ना, किसके लिए ही लिखा है भाई, किसके लिए? अच्छा, वर्दी के लिए, वाह। हाँ, वर्दी के लिए ये प्यार होना जरूरी है आप लोगों में। तेरी, अरे सुन लो, तेरी सोच से भी प्यार, तो तेरी सोच से भी परे मैं तुझे प्यार करता हूँ। एक पल में एक बार नहीं 100 बार करता हूँ। काश अगर तुम 100 बार रिवीजन कर लिए होते, है ना। सुन लो, यादों में बसे हो तुम, भले कॉन्सेप्ट याद नहीं रहे। यादों में बसे हो तुम, सांसों में बसे हो तुम। एक तरफा मोहब्बत है, एक तरफा यानी देना भाई। एक तरफा मोहब्बत है, इसलिए ख्वाबों में इजहार करता हूँ। चलिए खैर, बस कॉफी पीला 5 मिनट में, फिर चलते हैं। क्या हुआ? अब वर्दी वाला तो नहीं था ही, इसका अलग वर्दी था ही, पता। सर पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, प्लीज कोई ट्रिक बता दीजिए गुरुजी। मन लगाने का भी कोई ट्रिक होता है जी? हाँ, चला आगे। हाँ बोलो, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ये जल में अघुलनशील होते हैं, ये जल में अघुलनशील होते हैं। और याद रखिएगा, ये कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल आदि में घुलनशील होते हैं, है ना? अब देखो, इसका अगर अलग जो टाइप है ना, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें आपको ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना कि डायमंड में, क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि डायमंड में कार्बन के एटम के बीच कैसा बॉन्ड होता है, लिखने की जरूरत नहीं, लिखा दूं? अच्छा चलो लिखा देता हूं। डायमंड या ग्रेफाइट में कार्बन के एटम के बीच कार्बन के एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, यानी सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक है, इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। चला, हिंदी में बोल बोल के लिखिए सर, ठीक है, हिंदी में बोल बोल के लिख देंगे। डायमंड को हीरा बोलते हैं, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही बोलते हैं, है ना। कार्बन का कार्बन एटम को परमाणु। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अच्छा ठीक है, रुक जाते, हो गया। चलो, अब होता है एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अब मान लो वहीं पर अगर आपसे थोड़ा सा और मुश्किल पूछ देता कि कार्बन और कार्बन के एटम के बीच
किस प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यहां पर होता है ध्रुवीय, यह है ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध का मतलब क्या, ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जो दो अलग अलग प्रकार के एटम के बीच लगे, ऐसा सहसंयोजी बंध जो दो डिफरेंट टाइप के एटम के बीच लगता है, जो अलग अलग परमाणुओं के बीच लगता है। फॉर एग्जाम्पल NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होगा, है ना। अब मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ दे कि C2H6, इसमें बोल दे कि कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब बताओ यहां पर जैसे है ना, ये कार्बन और कार्बन है और ये इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब यहां पर लेकिन ये पूछ दे कि बताइए कि इथेन में कार्बन के एटम के बीच कैसा बॉन्ड लगेगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर नॉन पोलर लग जाएगा ना, क्योंकि सेम टाइप का, जहां पर सेम टाइप का एटम आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। यानी ये वाला जो है नॉन पोलर है, जो डिफरेंट टाइप के एटम के बीच लगा है ये वाला, ये कैसा है आपका, पोलर है। आगे बात समझ में, यानी कि यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो इसमें कि मीथेन में, इसमें कार्बन तथा मतलब जो इथेन है, इथेन में कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच लगने वाला बंध। आगे बात समझ में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर की। अच्छा एग्जांपल फिर से बता देते हैं, हाँ पहले लिख लीजिए, फिर चित्र में लगा करके ना समझा देता हूं आपको। अभी पहले लिख लो इसको, फिर हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डेर वाल्स फोर्सेस। हो गया, चलो चला आगे। दूसरा है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। याद रखिएगा, वैसा बंध, वैसा सहसंयोजी बंध जो दो समान प्रकार के एटम के बीच लगता है, जो दो समान प्रकार के परमाणु के बीच लगता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन के एटम के बीच जो बॉन्ड लगा है, नाइट्रोजन के एटम के बीच जो बॉन्ड लगा है, ऑक्सीजन के एटम के बीच जो बॉन्ड लगा है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए C2H2 है, इसमें कार्बन के एटम के बीच जो बॉन्ड लगा है ना, कार्बन के एटम के बीच। अभी अब इसका चित्र आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, है ना, फिर हम लोग चलेंगे, बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, जैसे कहते हैं उप सहसंयोजी बंध। सबसे ज्यादा देखो एग्जाम में ना यही आपका कोवैलेंट और क्या पूछेगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड और आपका पूछेगा आयनिक बॉन्ड। बाकी जो वो सब बहुत कम रेयरली पूछता है, मतलब कि अगर 100 सवाल हुआ तो उसमें 2-4 सवाल उससे रहेगा, है ना, बाकी सवाल इसी से रहता है ज्यादातर। ठीक है, हाथ गए, है ना। लिख लिया सभी ने। ऑक्सीजन को कौन खोजा है, प्रिस्टले। नाइट्रोजन को रदरफोर्ड। हाइड्रोजन को, चलो बढ़िया है। सोडियम को, हाँ सोडियम को हम्फ्री डबी। नॉन पोलर को वैलेंट बॉन्ड कौन सा, इस तरफ से इधर वाला, ये वाला। खिलाड़ी है भाई, तुम ना इसका लेके प्रिंट आउट निकलवा के एकदम चिपका लेना कॉपी। चलो ठीक है, तो यहां पर ये जो है कैसा है, इसमें देखो यहां पर ये जो बॉन्ड लगा है इसके बीच कैसा है, ये पोलर है, ये कैसा है, नॉन पोलर है। बाकी और भी देखना है तो और भी कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, है ना। जैसे ये वाला मैं लगा दे रहा हूं, रुक जाओ। इसमें आपको पहचानना क्या है, जहां पर आपको दिखे दो डिफरेंट एटम दिखे तो कौन सा हो जाएगा, डिफरेंट एटम है तो पोलर, और अगर सेम एटम है तो नॉन पोलर। चित्र ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस, है ना। यहां पर देखो जैसे ये है ना, मीथेन में ये वाटर में आपको दिखाया है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो लगा है। बाकी स्ट्रक्चर आपका ये है इसका, है ना। जैसे आपका मीथेन में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कैसा टेट्राहेड्रल होता है, यहाँ पर कैसा है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट है ना। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है इसके बीच में कैसा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद। अरे ये सिंपल है, देखो इसमें कुछ इतना समझने का जरूरत ही नहीं। आप ये समझो कि जो अगर कोई दो सेम एटम की, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये मीथेन है, मीथेन में ऐसे कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर एटम कितना अलग अलग है ना दोनों, यहाँ पर ये अलग अलग है, तो जब भी डिफरेंट एटम रहेगा वहां पर कैसा बॉन्ड रहेगा, पोलर रहेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर अलग अलग एटम है दोनों, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर पोलर। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो आपका बॉन्ड लग रहा है ना, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड लगा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच, क्लोरीन क्लोरीन के बीच, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच। आगे बात समझ में, वही चीज था, वही चीज मतलब लंबा चौड़ा तरीके से लिख दिया है बस, और उतना लंबा चौड़ा आपके लिए जरूरी नहीं है समझना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या जैसे हम लोग बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, यह जो बॉन्ड है यह लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर के ट्रांसफर से बनता है। अभी इसका दिखाते हैं आपको, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, एक तो हाइड्रोनियम आयन हो गया, अभी दिखाएंगे लॉन पेयर रहेगा इसमें कैसे, हाइड्रोनियम आयन हो गया,
और इसके बाद याद रखिएगा इसी का एग्जांपल है अमोनियम आयन जैसे है NH4 प्लस अमोनियम आयन है, इसमें आपका मिलेगा खास करके एग्जाम में ये दो आपसे पूछेगा। अब देखिए कैसे बनता है ये आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना जी। तो ये दो इधर दो, ये वाटर में क्या होता है ऐसे हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड ये बना लिया है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे H+ आयन है, जैसे मतलब मान लीजिए कोई भी आप एसिड किसी पानी में डालते हैं तो एसिड में जब पानी में जब कोई अम्ल डालते हैं तो वो क्या करता है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब यहाँ पर जैसे वो H+ आयन रिलीज होगा, आपको पता है H+ आयन जो है नॉर्मली हाइड्रोजन जो होता है इसके पास क्या एक प्रोटॉन और एक कितना एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना इसके पास 0 है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया रिलीज कर दिया, तो इसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन है 0। अब ये हाइड्रोजन जो है ना ये भी क्या चाहेगा स्टेबल होना चाहेगा है ना। तो यहाँ पर अब ये जाकर के ऑक्सीजन से कहेगा कि देखिए आपके पास ये ना हमको क्या चाहिए, मतलब स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और आपके पास ना क्या है लोनली पेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यानी कि जोड़े में युग्म में इलेक्ट्रॉन क्या है पड़ा हुआ है। तो ये आप हमारे साथ क्या करिए थोड़ा शेयर कर दीजिए। ये क्या करेगा यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना ये जो अणु में इस तरह से आता है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा इस H+ आयन के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा शेयर कर देगा और यहाँ पर ये बॉन्ड बना देगा ऐसे HOH और यहाँ पर इस तरह से बनाएगा बॉन्ड H+, है ना। सेम इसी तरह यहाँ पर ये अमोनियम आयन है, इसमें इस तरह से बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ ऐसे ये बनाएगा ऐसे 3 और इधर फिर H+ आयन के साथ क्या करेगा ये भी जैसे इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी यहाँ पर देखो 3 तो इसके साथ बना लेगा, बाकी एक लोन पेयर जो इसके साथ ये क्या कर देगा शेयर कर देगा। बात समझ में आया? इसका चित्र दिखा देंगे अभी आपको, पहले आप इसे लिख लो। यहाँ पर बस देखो इतना याद रखो कि ये कई बार आपसे सिर्फ एग्जाम में यही पूछेगा कि लोन पेयर के ट्रांसफर से कौन सा आपका बॉन्ड बनता है। वो भी मैंने जितना पेपर एनालाइज किया बिहार के अंदर जितना भी दरोगा का या BSSC का मतलब रेयरली पूछा हुआ है आपका, तो जब नहीं पूछा मतलब रेयरली आपके एग्जाम में भी बहुत कम पूछेगा। जहां से बनता है सवाल वो कोवेलेंट है और आयनिक बॉन्ड, वहां से खूब सवाल बनता है, इससे बहुत रेयर सवाल बनेगा आपका। लिख लिया सभी ने? कोई नहीं लिख लो। फिर इसके बाद हम लोग वैन डेर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं। क्या है? अच्छा क्या बोले? चल क्या बोले कि ये क्या पूछ रहे थे? क्या पूछना क्या था ऑक्सीजन में? अच्छा ये तो 2 बच गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेगा अपना। क्या हुआ? ये स्टेबल, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन बस इसके साथ शेयर कर दिया, ये भी स्टेबल हो गया। ये तो शेयर किया, ये स्टेबल है ना। अभी दिखा रहे हैं चित्र देखो, दिखा समझा देते हैं बाबू, रुक जाओ है ना। क्या है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लट्टू अभी लगा देते हैं। ये सब जितना एग्जांपल है ना यही सब एग्जांपल बस इतना ही याद रखना है आपने, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है सब में, है ना। ये लट्टू वाला यही बोल रहे थे? अच्छा इसको कह रहा लट्टू वाला। चल अब देखो ए है ना, इसके पास देखो 2 2 4 2 6 तो 8 है। अब ये बी है ना, ये देखो क्या है इसके पास 2 2 4 2 6 है ना। अब देखो यहाँ पर क्या कहेगा भाई है ना, भाई कहेगा ना जी, जाके गुस्सा के गए इधर हमको 2 इलेक्ट्रॉन दो, कहेगा भाई ऐसा करो हमारे पास ना देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, हमारे साथ क्या कर लो ना शेयर कर लो। कहेगा ठीक है आ जाओ, दोनों आदमी क्या कर लेते हैं शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये आपका कैसा बॉन्ड बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बनाएगा। कोऑर्डिनेट और इसका मतलब क्या एक तरह से ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर भी शेयरिंग हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर लोनली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देंगे। और यहाँ पर जो आरो होता है ना, हमेशा याद रखिएगा जो आरो क्या बताता है कि कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है ना, कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है। अब जैसे ये सब एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर जैसे अमोनिया है और ये BF3 है ना, इसको बोलते हैं अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं, फार्मूला इसका NH3BF3 ऐसे हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में कैसे बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन इसके साथ 2 मतलब क्या कहता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 और यहाँ पर 2 है, तो इसके साथ एक बॉन्ड किसके साथ हाइड्रोजन के साथ बना लिया। अब बोरॉन है, देखो बोरॉन जो है इसके पास कितना होता है जी, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसमें बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है ना, इसको लिखेंगे तो 2 और 3। अब बोरॉन देखो इस BF3 में क्या कर रहा है, ये जो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, ठीक है, यानी कि 3 3 6 तो हो गया, लेकिन तैयो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये क्या करेगा, कहेगा भाई वही आओ हमारे साथ क्या कर लो शेयर कर लो। और यहाँ पर दोनों के साथ क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा अमोनिया और है ना, यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बन जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है ना, यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, यहाँ पर भी आपका वही चीज हो रहा है। आगे समझ में ये वाला समझना है। देखो यहाँ पर ये पानी है, पानी में जैसे आप HCl डालिएगा है ना, HCl डालते हैं तो क्या बनाता है हाइड्रोनियम आयन बनाता है और क्लोरीन माइनस आयन बनाएगा। यहाँ पर जैसे हाइड्रोनियम आयन बनेगा, यहाँ पर ये H+ के पास जो अभी आपको बताया ये H+ जो है इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या कहेगा हमारे साथ शेयर कर लो, यहाँ पर ये क्या करेगा इसके साथ शेयर कर लेगा, यहाँ पर क्या बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है ना। सेम इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी ऐसा ही होता है ना। बस इतना ही आपको एग्जांपल याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, याद रखिएगा जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में खास करके लिख लीजिएगा फोन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में क्या लिखना है फोन, फोन का मतलब क्या क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ना, आप लोग भी बॉन्ड बनाने के लिए फोन करते हैं ना यहां पर जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ
कमजोर बंधन से जुड़ा रहता है ना, वीक बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको। यानी कि देखो जैसे हाइड्रोजन है ना, किसी भी जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में ना क्या होगा, यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल के बीच में इस हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो आपका बॉन्ड लगेगा, है ना। जैसे H2O में अभी आपको चित्र दिखाएंगे तो समझ में आएगा, H2O के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक वीक बॉन्ड लगता है, उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली देखो इस हाइड्रोजन इस HF की अगर बात करें तो इसके बीच क्या होगा, इस हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच क्या होगा, यहाँ पर तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए दूसरा, जैसे यहाँ पर इसके साथ दूसरा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसके बीच क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर देखो इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लगता है ना, चित्र दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। पहले आप इसे लिखिए, फिर इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दिखा दें एग्जांपल, चलो एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और HF का यूज कहां पर करते हैं बताना, कांच पर लिखने में। यहां पर नहीं आएगा, रुक जाओ अगले साइड। देखो इसमें सबको विजिबल है ये, देखिए यहां पर देखिए इसके इसके बीच में ये कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट। अब यहां पर देखिए ये जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है ना, इसके बीच ये जो बॉन्ड लगा है, ये क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहां पर जैसे ये पानी है उसमें मान लीजिए अमोनिया डाल दिया आपने, है ना, तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लगा है, इसी प्रकार HF है, यहां पर देखिए इसके बीच में ये क्या है, ये तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन एक दूसरे को बहुत वीक फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी प्रकार ये मिथेनॉल है, इधर मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, है ना, ये होता है ना जी, CH3OH होता है ये, है ना, यहाँ पर ये ठीक तो है CH3OH और इधर CH3OH। अब यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच जो वीक बॉन्ड लगा है, वो क्या है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड है। आगे बात समझ में। और इसी मिथेनॉल के बारे में याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, उड नक्ता, इसी को क्या बोलते हैं, उड स्पिरिट, जहरीली शराब, है कि नहीं। चलो तो फटाफट से आगे सबको बनाने का जरूरत नहीं है। इसके बाद वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में याद रखिएगा कि कोई भी एटम जो होता है ना, किसी भी मतलब दो एटम के बीच क्या होता है ना, बहुत ही वीक एक फोर्स लगता है ना, उसको हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। लिखने का भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, बस खाली इतना याद रखना, ये वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है वो क्या होता है, सबसे वीक प्रकार का क्या होता है, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। और इससे आपको एग्जाम में कोई सवाल नहीं पूछेगा, जितना आपसे पूछेगा उतना हम लोग कर रहे हैं। अब चलिए इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा, अच्छा एक पॉइंट लिख लेना कि किसका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सब आपसे पूछता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह, ये आप लिख लीजिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है ना, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, उससे कम डबल बॉन्ड की और सबसे कम सिंगल बॉन्ड की। बॉन्ड एनर्जी जो है ये सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की। और बॉन्ड लेंथ की जब बात आती है, बॉन्ड लेंथ में याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसका होता है, सिंगल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड का, है ना। क्योंकि जो देखो जितना स्ट्रेंथ जिसका कम होगा वो उतना क्या रहेगा, दूर रहेगा, जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, उतना नजदीक रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कई बार फैक्चुअल में पूछ देता है ना कि किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, किसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, इस तरह का सवाल आपसे बन जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी को, हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। रेडियो एक्टिविटी छोटा सा टॉपिक है, उसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग पीरियोडिक टेबल को देख लेंगे, है ना, क्योंकि उसमें तो चलेगा कम से कम 3 दिन जाएगा पीरियोडिक टेबल, ये भी पूरा चला जाएगा फिर हमारा, ठीक है। आगे चलें, चलिए। अच्छा मतलब तुम लोग हमको एकदम पूरा शायरी बना देगा क्या जी, हैं डाउट की जगह तुम लोग शायरी भेजता है मतलब हाँ चलिए पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सामने आने तो थोड़ा सब्र करो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। प्रयास करते हैं इसको खत्म करने का। याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी की जब बात करते हैं ना, इसको खोजा नहीं गया, एक्चुअली में इसका खोजना अचानक से हुआ। होता क्या है कि जो बैकवेल साहब होते हैं, हेनरी बैकवेल, वो अपने घर में ना एक फोटोग्राफी का फिल्म जो है, फोटोग्राफी फिल्म नेगेटिव जैसा होता है ना, उसको क्या करते हैं अपने घर में अलमीरा में रख के जाते हैं, है ना, और बहुत दिन के बाद वापस आते हैं। तो वापस आकर के वो देखते हैं तो वो अपना नेगेटिव निकालते हैं जाकर के, तो नेगेटिव को देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो खराब हो गया होता है उनका। वो कहते हैं कि ऐसा काहे हुआ, मतलब कि क्या समस्या हुआ कि उसमें, फिर वो उसके ऊपर खोज करते हैं, तब जाकर के क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का खोज होता है। वो देखते हैं, वो पाते हैं कि उनके इस नेगेटिव के बगल में क्या था, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ था, और वो क्या कर रहा था, वो रेडियो एक्टिव रे को अमिट कर रहा था, और उस रे की वजह से क्या हो गया, इनका नेगेटिव खराब हो गया। अभी दिखाएंगे, बैकवेल साहब को भी आपको दिखाएंगे। याद रखिएगा ये तो रेडियो एक्टिविटी है, इसके बारे में कि हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है ना, तो खुद ही क्या होते रहते हैं, विखंडित होते रहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः विखंडित होते रहते हैं तथा विखंडित होकर यानी डिसइंटीग्रेट होकर कुछ किरणों का, कुछ रे को एमिट करते हैं, कुछ किरणों का उत्सर्जन करते हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव रे, यानी इन किरणों को जो वो रे एमिट कर रहे हैं, इन किरणों को क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय किरण। तथा इस परिघटना को या तथा इस घटना को रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो सक्रियता कहते हैं।
ठीक है। अब इसका गुण किसमें मिलता है तभी बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप लिख लो कि रेडियो एक्टिविटी को खोजा किसने। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। रेडियो सक्रियता को हेनरी बैक्वेल ने 1896 में खोजा। 1896 में खोजा, यानी रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेल इन 1896। अब इसके बाद देखते हैं कि ये किन किन उसमें मिलता है ना, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें, उसके ऊपर बात करते हैं। छोटा ही टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल यहां से अक्सर बनता है। हो गया? कोई नहीं, कोई नहीं, हो गया, ठीक है। बाकी कभी देख लेते हैं। चलें, मूव करें आगे। ठीक। उत्सर्जन मतलब एमिट करना, जैसे ये है ना, मान लीजिए कोई टॉर्च लाइट को एमिट कर रहा है। एमिट का मतलब होता है एमिशन, उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना। अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि चूंकि रेडियो एक्टिविटी को खोजा है किसने, हेनरी बैक्वेल ने, इसलिए फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसे कहा जाता है, हेनरी बैक्वेल। इसके बाद याद रखिएगा कि मैडम क्यूरी ने 1902 में, मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी लिख लीजिए, तथा पियरे क्यूरी ने, इनके हस्बैंड का नाम था पियरे क्यूरी, ने 1902 में रेडियम की खोज की। रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 88, रेडियम की खोज की। और आगे चल करके ना रेडियो एक्टिविटी पे बहुत सारा रिसर्च किया इन्होंने, है ना। मैडम क्यूरी ने ही, याद रखिएगा, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की। पोलोनियम की खोज की, और पोलोनियम के बारे में याद रखिएगा, एक तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 84, और दूसरा याद रखना ये जो पोलोनियम है ना, पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक है हमारे नेचर में, ये तो पता है आपको, कितने समस्थानिक हैं 27। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है, सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो पोलोनियम ही है। पोलोनियम सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। और ये मैडम क्यूरी रहने वाली कहाँ की, पोलैंड की, इसलिए नाम दिया पोलोनियम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, सबसे पहला रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है, सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दोनों ही सवाल आपसे पूछा जाता है, वो याद रखिएगा कौन सा, यूरेनियम। यूरेनियम सबसे पहला जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट खोजा गया था वो था यूरेनियम। किसने खोजा, मार्टिन क्लेपॉर्थ ने। किसने खोजा, मार्टिन क्लेपॉर्थ ने। और सेफ्टी पिन को किसने खोजा, इन्वेंशन से आपसे एक सवाल हर बार रहता है मोटा मोटी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप को खोजा था, सेफ्टी पिन, वो जो पिन लगाते हैं, आलपिन जिसको बोलते हैं, आलपिन, वही है सेफ्टी पिन। क्या लगाना है क्या तुमको, क्या राय दिखा, आलपिन ने देखा है जी, हाँ। चलो कोई नहीं, क्या हुआ, लिख लिया सभी ने। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। याद रखिएगा मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब चूंकि रेडियो एक्टिविटी पर बहुत रिसर्च किसने किया, मैडम क्यूरी ने, इसलिए इनको कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो सक्रियता की माता, मैडम क्यूरी। चलो अगला याद रखेंगे, ये प्रॉपर्टी रेडियो सक्रियता का गुण, रेडियो सक्रियता का गुण वैसे एलिमेंट में, वैसे तत्वों में मिलता है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। और याद रखेंगे ये प्रॉपर्टी यानी रेडियो सक्रियता की प्रॉपर्टी वैसे एलिमेंट में मिलता है, वैसे जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात होता है, प्रोटॉन का मान 1.5 के बराबर या इससे अधिक होता है, या इससे ज्यादा होता है। मतलब इसी को आप लिख लीजिएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 3/2, और इसी को क्या लिख सकते हैं 1.5, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही डाटा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछा गया है कई बार कि इसमें कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो वहां पर दे दिया है कि इसमें कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ऑप्शन दे दिया है पोलोनियम, थोरियम, रेडियम, और दे दिया है आपका यट्रियम, है ना, यट्रियम। अब यट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 39, बाकी सब जो है आपका पोलोनियम का कितना है 84, थोरियम का कितना है 90, रेडियम का कितना है 88, यट्रियम कितना है 39। यहाँ पर यट्रियम जो वही नहीं होगा, बाकी सब है। बात समझ में आया, अरे हाँ ना बोलो, ठीक, तो फटाफट से लिखो इसे, फिर चलते हैं इसके आगे। किसका 82 से ज्यादा होता है, 83 के बाद, 83 और उसके बाद जितने तत्व हैं, यानी बिस्मथ है, बिस्मथ के बाद पोलोनियम, फिर उसके बाद आपका एस्टेटिन, फिर रेडॉन, फिर उसके बाद आपका रेडियम, थोरियम, ये सब। हाँ सीसा के बाद वाले तत्वों में मिलेगा, है ना, 82 के बाद वाले तत्वों में मिलेगा, इसलिए वहां पर बाद लिखा है, जिससे ज्यादा होता है 82 से उसमें मिलेगा। क्या हुआ, फिर से समझाते हैं। नीचे वाला ये देखो, जैसे ना, मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है क्या 13, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिटियम, क्या बोलते हैं ट्रिटियम। अब यहाँ पर बताओ न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा, निकालोगे तो 3 - 1 निकालोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालो 2/1 कितना हो गया, यानी ये कितना होगा 1.5 से ज्यादा है, इसलिए ट्रिटियम कैसा है आपका
रेडियो सक्रिय बताए थे कि हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक है ट्रिटियम, जो क्या रेडियो एक्टिव है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए यूरेनियम 92-238 है। इसमें आप निकालिए न्यूट्रॉन का संख्या निकालिए कितना होगा पहले, कितना 146 होगा 146। प्रोटॉन का संख्या कितना है 92, इसका रेशियो निकालो 1.5 से ज्यादा आ रहा है, निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं जी। इसी तरह थोरियम है 90 होता है 234, तो इसका होता है 144 न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन कितना है 90, इसका वैल्यू देखिए कितना 3/2 से ज्यादा है। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा वैसे ही तत्वों में जो भी है 1.5 से ज्यादा आएगा हमेशा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐसे ही तत्वों में मिलेगा ना जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो या तो 3/2 के बराबर होगा या उससे ज्यादा हो, है ना। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी को मेजर जो किया जाता है ना, इसको मेजर करने के अलग अलग यहाँ यूनिट है। तो रेडियो एक्टिविटी के एमिशन को, अगला पॉइंट याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता के उत्सर्जन को मापने का एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक क्या है जी, बैक्वेल है। क्या है, बैक्वेल है। यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी को जो मापा जाता है ना, इसको मापने का एसआई यूनिट है बैक्वेल। और याद रखिएगा एक बैक्वेल का मतलब क्या होता है, एक बैक्वेल का मतलब एक रे निकल रहा है, अगर एक उत्सर्जन पर सेकंड, यानी जब एक रे एमिट होगा तो वहां पर उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक बैक्वेल कहेंगे। यानी एक बैक्वेल बराबर 1 एमिशन पर सेकंड, और ये सबसे बेसिक यूनिट है किसका, रेडियो एक्टिविटी के एमिशन को मेजर करने का, या एसआई यूनिट भी क्या बैक्वेल है। और क्या क्या यूनिट है, अदर यूनिट। अदर यूनिट कौन कौन सा है, याद रखना एक यूनिट है इसका रदरफोर्ड। क्या है, रदरफोर्ड। और 1 रदरफोर्ड बराबर कितना होता है, ये डाटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁶ उत्सर्जन, 10⁶ एमिशन प्रति सेकंड। और एक होता है सबसे जो बड़ा यूनिट है इसको मेजर करने का, वो है आपका क्यूरी। कौन है, क्यूरी। क्यूरी को डिनोट करते हैं सीआई। और 1 क्यूरी बराबर कितना होता है, 1 क्यूरी बराबर याद रखिएगा 3.7 × 10⁻10 उत्सर्जन प्रति सेकंड। कई बार आपका रिलेशन पूछ देता है कि एक क्यूरी कितने बैक्वेल के बराबर, एक सीआई कितने बैक्वेल के बराबर, 3.7 × 10⁻10 बैक्वेल, ये होगा ना जी। अरे हाँ या बोलो। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दे कि एक रदरफोर्ड कितने बैक्वेल के बराबर, एक रदरफोर्ड बराबर कितना बैक्वेल, 10⁶ बैक्वेल, ये होगा ना। तो ये सब आपसे पूछता है एग्जाम में, है ना, इंपॉर्टेंट। और रेडियो एक्टिविटी के एमिशन का रेट किससे मेजर करते हैं, याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी के एमिशन को रेडियो सक्रियता के उत्सर्जन को, रेडियो सक्रियता के उत्सर्जन को गीगर म्यूलर काउंटर, लिख लेना, गीगर म्यूलर काउंटर, गीगर म्यूलर काउंटर से मापा जाता है, गीगर म्यूलर काउंटर से मापा जाता है। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। चलिए फटाफट से लिखे फिर चलते हैं इसके आगे। लिख लिया सभी ने, कैन आई मूव। चलो सर फिर से बता दीजिए, ठीक है फिर से बता देते हैं, है ना। देखो रेडियो एक्टिविटी को मापने का जो ऐसा यूनिट है ना, वो है आपका बैक्वेल। एक बैक्वेल का मतलब होता है एक रे एमिट हो रहा है। और इसका जो अन्य यूनिट है आपका रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड में होता है 10⁻6 एमिशन पर सेकंड, और एक क्यूरी में कितना होता है 3.7 × 10⁻10 एमिशन पर सेकंड। यानी कि एक क्यूरी में हम लोग लिख सकते हैं क्या, इतना बैक्वेल, इसमें लिख सकते हैं इतना बैक्वेल, 10⁶ बैक्वेल। कभी अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, सबसे बड़ा यूनिट है क्यूरी, और इसको मेजर करने के लिए एक यंत्र होता है जिसे बोलते हैं गीगर म्यूलर काउंटर, गीगर म्यूलर काउंटर। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है, याद रखिएगा 1903 में मैडम क्यूरी, आपसे पूछा जाता है सवाल, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी तथा हेनरी बैक्वेल को इस खोज के लिए यानी रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए बैक्वेल को फिजिक्स का, भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया। और मैडम क्यूरी के बारे में यह पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैडम क्यूरी एकमात्र वैज्ञानिक हैं, मैडम क्यूरी एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इसके बाद बात करते हैं रेडियो एक्टिव रेज की। और नोबेल प्राइज से मेरा सवाल है, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है, बताओ। नोबेल का तेल मतलब तुम लोगों को ना एकदम रोज हमको लग रहा है ना रटवाना पड़ेगा तभी याद होगा, अपने से तुम लोग तो रिवाइज करोगे नहीं, है कौन, TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं, है ना। पिक्रिक एसिड किसको कहते हैं, ट्राई नाइट्रोफेनॉल को, है ना। कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं, फेनॉल को, सिर्फ फेनॉल को क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड कहते हैं, है ना। रिवीजन कर लिया करो थोड़ा थोड़ा, है ना। चलिए आगे चला हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेडियो एक्टिव रेज की। अच्छा लिख लो लिख लो। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं रेडियो एक्टिव रेस की। तो याद रखिएगा रेडियो सक्रिय किरण 3 प्रकार की होती है। रेडियो सक्रिय किरण 3 प्रकार की होती है। पहला अल्फा रे, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा किरण। समझना, अल्फा किरण की बात करते हैं। याद रखिएगा इसकी खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्हीं को याद रखिएगा फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं, है ना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। ये क्या होते हैं? तो याद रखिएगा ये हीलियम के प्लस प्लस साइन होते हैं, है ना। हीलियम के प्लस प्लस साइन होते हैं, ये तो आपको पता है। इसके बाद याद रखिएगा कि इन पर कैसा चार्ज होता है, ये कैसे आवेश वाले होते हैं? ये धन आवेशित होते हैं, ये धन आवेशित होते हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इनका द्रव्यमान याद रखिएगा ज्यादा होता है, इनका मास सबसे ज्यादा है तीनों रेज में, अल्फा बीटा गामा में। इनका मास, इनका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद याद रखिएगा इनकी चाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी चाल कितनी होती है? याद रखिएगा इनकी चाल 1/10, प्रकाश के चाल का 1/10 गुना होता है। प्रकाश के चाल का 1/10 गुना होता है। यानी कि अगर इसका स्पीड आप कैलकुलेट करिएगा तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 गुने 3 × 10⁸ 8 है बना जी, यानी क्या हो जाएगा? 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। ठीक है। और प्रकाश के चाल को सबसे पहले किसने मापा? रोमर ने। कब मापा? भूल गए? 1676। 1674 में क्या हुआ था? एंथनी वॉन लेवनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था। कब? 1674 में। लिख लिया साहब? लिखो लिखो। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? पूरा बढ़िया से बोलो। अच्छा पूजा पढ़ने बोल रहे हो? तुम लोग पढ़ने आता है कि हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जाते समय सुना देंगे, है ना। अब तुम लोग अपनी भावनाओं का इधर हमारे द्वारा करवाता है, बताओ ही मना। क्या बोले? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हुआ? चलो, इनका जो याद रखिएगा एनर्जी, इनका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है। इनका गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है। और इनका याद रखिएगा आवृत्ति सबसे कम होता है। ये सब पूछता है आपसे। इनका वेवलेंथ, आवृत्ति सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा ना जी। इनका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। और याद रखिएगा इनका भेदन क्षमता सबसे कम होगा। इनका भेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड रेज बीटा रे। बीटा रे या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा किरण। बीटा को ऐसे डिनोट करते हैं इस तरह से। याद रखिएगा ये क्या होता है? एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। किसका? और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और उस आवेश को मेजर किसने किया? ना जब तक याद करोगे तब तक पूछेंगे। R.A. मिलिकन किसने किया? कब किया? 1909 में, है ना। और 1909 में ही पीएच स्केल को डेवलप किया किसने? सोरेनसन ने। अच्छा ये बताओ पोलियो का टीका कौन खोजा? एल्बर्ट। सुन लो, पोलियो का जो टीका है ना, एक तो दो तरह का होता है। एक तो ड्रॉप वाला, ड्रॉप वाला जो होता है उसको बोलता है ओपीवी। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको खोजा एल्बर्ट सैबिन, ये वाला। लेकिन एक जो पोलियो का जो टीका है जो कि इंजेक्शन से लगाते हैं उसको जॉनस साक। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसलिए याद रखिएगा, पूछ देता है। ठीक है। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाते हैं कोई बता सकता है? चलो याद रखना ये कैसे होते हैं, ये ऋणावेशित होते हैं। ये कैसे होता है ऋणावेशित? 22 मार्च को मनाते हैं। याद रखिएगा इनका जो इनका मास अल्फा रे से कम होता है। अल्फा रे से क्या होता है? कम होता है। 24 अक्टूबर। गुड, ठीक है। 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे, है ना। डे से आपके एग्जाम में सवाल बनता है। 20 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये तो लिखाए होंगे आई थिंक। 12 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। ठीक है। पानी थोड़ा सा लीजिए। हाँ बोलो। मास किसका? उसका, लेकिन वेलोसिटी कम है ना। वेलोसिटी स्क्वायर में है, नहीं समझे? बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो बढ़िया ठीक सवाल पूछा लड़का ही, है ना। देखिए क्या है ना कि ये कह रहा है कि सर जो आप बोल रहे हैं कि अल्फा रे का जो है ना, आप कह रहे हैं कि इसका मास ज्यादा है ना, बीटा रे से। लेकिन ये बताओ इसका जो वेलोसिटी है ना अल्फा रे का, वो कम है किससे? बीटा रे से। अभी बताएंगे आपको, क्योंकि बीटा रे का वेलोसिटी कितना होता है? 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट।
यानी 9/10 इंटू 10 3 इंटू 10 टू पावर 8, यानी ये होता है 2.7 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मास में ये बहुत किसमें है मास, एकदम पिकोग्राम सब में मास है ना। वेलोसिटी देखिए कितना ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एमवी स्क्वायर। अब यहाँ पे वेलोसिटी उसका ज्यादा है, इसलिए उसका जो एनर्जी है ना इससे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आगे समझ में जिसका भी डाउट था, ठीक है। अभी आगे और समझ में आएगा, नहीं समझ में आया है तो अभी हम लोग आगे समझेंगे इससे, क्योंकि वेलोसिटी ना इसका ज्यादा है। अब देखो इसका जो वेग होता है ना, इसका वेग प्रकाश के वेग का, प्रकाश के मतलब इसका चाल लिख लो है ना, इसकी मतलब इसकी चाल, प्रकाश के चाल का 9/10 गुना होता है, 9/10 गुना होता है। यानी कि इसका जो चाल बराबर होगा 9/10 गुना कितना, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी हो जाएगा 2.7 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा अल्फा रे से ज्यादा होता है। इसकी आवृत्ति, अच्छा इसको किसने खोजा ये नहीं लिखाया क्या, कोई ने लिख लो इसको, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं खोजा है ना, अभी लिख दूंगा मैं। इसकी आवृत्ति अल्फा रे से ज्यादा होती है। इसका वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, ये सब कंपैरिजन पूछ देता है आपसे, अल्फा रे से कम होता है। और इसका पेनिट्रेटिंग पावर यानी इसका भेदन क्षमता अल्फा रे से ज्यादा होता है। इसका भेदन क्षमता अल्फा रे से क्या होता है, ज्यादा होता है। सर अगर देखा जाए तो बीटा रे अल्फा रे से हैवी होना चाहिए, क्योंकि बीटा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसमें उल्टा क्यों, प्लीज ये भी समझा दीजिए। देखो सबसे ज्यादा जो भारी कण कौन सा होता है ना, सिर्फ प्रोटॉन होता है ना बाबू, है ना। हीलियम प्लस प्लस आयन में 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है नॉर्मली प्रोटॉन से क्या होता है ना, कम होता है, इसलिए वो इससे क्या है, हल्का होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे इसमें लिख लेना, इसका खोज किसने किया था ये भी लिख लो। इसका खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वही न्यूक्लियस वाले रदरफोर्ड हैं। अल्फा को भी रदरफोर्ड नहीं खोजा था, वो तो लिखाए थे, है ना। अब दोनों एक ही है ना, अलग लगना है। चला आगे, छुट्टी कर दो, नहीं नहीं चल हम लोग इसके आगे चलते हैं। छुट्टी जब करना होगा हम खुद कर देंगे, है ना। सुन लो मेरी बात, 6:30 में छुट्टी होगा, उसके पहले नहीं होगा। बाकी जिसको जाना है जा सकते हैं, है ना। चलो क्या हुआ बताओ, क्या दिक्कत है कोई। अब देखो इसके आगे नेक्स्ट है गामा रे। इस समय देखो फैक्ट है, इसमें आपको समझने वाला कुछ है नहीं, जहां पे समझाना होगा वहां पर अभी समझाएंगे, है ना। जब सोडी फिजान रूल बताएंगे ना, अभी ये सब तो आपको मेमोराइज ही करना है। फैक्ट है क्या इसमें समझाऊं, गामा रे यानी कि गामा किरण, और उसको डिनोट करते हैं कैसे, ऐसे गामा से। देखो इसको खोजा किसने, एक तो बात को समझिए, इसकी खोज पॉल विलार्ड ने की। लेकिन कई बार देखिए पॉल विलार्ड नहीं होगा, पॉल विलार्ड ने एक्चुअली पॉल विलार्ड ने इसके बारे में बताया, लेकिन इसको कई बार पॉल विलार्ड ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा इसकी खोज किसने किसके बारे में जो सबसे पहले बताया था ना, मतलब हेनरी बैकवेल ने। तो दोनों ही आपको याद रखना है। अगर देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर पॉल विलार्ड रहेगा ऑप्शन में आप इसके साथ जाइएगा, अगर हेनरी बैकवेल रहेंगे ऑप्शन में तो हेनरी बैकवेल के साथ जाना, दोनों रहेगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर दोनों पूछता ना तो फिर पॉल विलार्ड के साथ ही जाना है आपने, है ना। और ये टर्म किसने दिया, याद रखिएगा ये सवाल अगर पूछा जाए, इसे गामा रे टर्म किसने दिया, इसे गामा रे टर्म किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने, है ना। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, है ना। इसे गामा रे टर्म किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। अब डिपेंड करता है एग्जाम में क्या पूछे, लेकिन मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछे दोनों रहता है ना, पॉल विलार्ड के साथ जाना, क्योंकि कई बार आंसर किया ना पॉल विलार्ड ही सही माना है मैक्सिमम टाइम। अगर ये नहीं है तो आप इसके साथ जाइएगा, है ना। मतलब अगर ये नहीं है ना तब इसके साथ जाना है, अगर दोनों रहेगा फिर पॉल विलार्ड को लगाना है, अगर दोनों नहीं रहेगा तब दोनों नहीं रहेगा तो वहां पे कट्टी करके आ जाना, है ना। रदरफोर्ड नहीं देगा, है ना। रदरफोर्ड बस एक्चुअली गामा रे टर्म दिया था। अगर आपसे ये पूछे कि गामा रे शब्द किसने दिया था, रदरफोर्ड ऐसे नहीं देता है, रदरफोर्ड ऑप्शन में यही दोनों देगा आपसे। अब देखो हाँ कोई डाउट है तो पूछो। गामा गामा रे जो होता है याद रखिएगा न्यूट्रल होता है। गामा रे कैसा होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। इसका जो मास होता है ना, याद रखिएगा इसका मास नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। इसका मास जो होता है कैसा, नेग्लिजिबल होता है। पहले आप इसे लिखिए, इसके बाद देखेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद पेनिट्रेटिंग पावर कहां इसका यूज होता है, फिर देखेंगे सोडी फिजान रूल। कौन इतना हॉकिंग कर रहा है कोई बात नहीं, गाड़ी फिर आ जाएगी। लिख लिया सभी ने। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका इसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है, इसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। और कर लो सब, आज ही कर लो, है ना, हो गया खत्म तो करें।
हो गया, कर लो, पहले निपटा लो, फिर हम करेंगे इधर स्टार्ट। इसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। और याद रखिएगा, यह एक कैसा है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। स्पीड तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा ना जी। इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, कि चाल सबसे ज्यादा है, इसका आवृत्ति भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसका वेवलेंथ जो है ना सबसे कम होता है। ये सब तो बताया भी आपको। इसका आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, इसका भेदन क्षमता भी इसलिए, पेनिट्रेटिंग पावर। अच्छा, इसका वेवलेंथ, इसका तरंग दैर्ध्य, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। एंड इसका भेदन क्षमता, क्योंकि इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। और नोट में लिख लीजिएगा, इसका यूज कहां पर होता है? कैंसर का जो रेडियोथेरेपी होता है ना, उसमें इसी का यूज होता है। कैंसर के रेडियोथेरेपी में, कैंसर के रेडियोथेरेपी में गामा किरण का प्रयोग होता है। गामा किरण का क्या होता है? प्रयोग होता है। कैंसर की स्टडी को क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी। एंड वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। कैंसर को उत्पन्न करने वाले पदार्थ, कार्किनोजेनिक सब्सटेंस। आलू में जो हरा रंग सेलेनिन कैंसर जन्य पदार्थ है वो, और आपके एग्जाम में पूछा गया है ये चीज। हल्दी का पीला रंग कुर्कुमिन, और जो कुर्कुमिन है कैसा सा पदार्थ है? एंटी कार्किनोजेनिक है, यानी कि वो कैंसर को खत्म करने वाला है। हाँ, चलो तो इसे लिखो, फिर हम लोग चलते हैं सोडी फिजान रूल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चला आगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सोडी फिजान रूल। देखिए, सोडी फिजान रूल ने क्या कहा, सोडी फिजान का नियम, यहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ये कहता है कि अगर किसी, पहला नियम कहता है, टोटल 3 नियम है, अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा, सोडी फिजान नियम, सोडी फिजान रूल, ये वैज्ञानिक के नाम पर है ना। ये कहता है कि अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व के द्वारा एक अल्फा रे, एक अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है, तो एक अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है, एक अल्फा किरण का उत्सर्जन हो रहा है, यानी क्या उत्सर्जन हो रहा है जी? हीलियम का प्लस प्लस आयन उत्सर्जन हो रहा है ना, बोलो। अब हीलियम का प्लस प्लस उत्सर्जन हो रहा है, तो इस हीलियम का के पास प्रोटॉन कितना होगा? 2 गो। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होगा इसके पास? 4 गो। ये होगा ना जी। यानी कि अगर ये एक रे एमिट करेगा तो उसमें क्या आएगा बताओ? उत्सर्जन होता है, तो उसका जो परमाणु संख्या उसमें कितना कमी आएगा? उसका परमाणु संख्या में 2 का कमी आएगा, तथा द्रव्यमान संख्या में कितना का कमी आएगा जी? बहुत बढ़िया, यही कहा पहला नियम इसमें। तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। सवाल कैसे बनेगा अभी बताएंगे आपको। 3 गो नियम है ना, घटा दें 1-2 समझिएगा। ये जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम ने मान लो एक अल्फा रे को क्या कर दिया? अमिट कर दिया। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 92 238। ये जब एक अल्फा रे को मान लीजिए अमिट कर देगा तो क्या बना देगा? ये बन जाएगा थोरियम। क्या बन जाएगा? 92 और क्या हो जाएगा? 234। बात समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर से समझा देंगे, कैसा बात कर रहे, अभी समझ में आएगा। पहले इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे, समझाते हैं। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो बताइए, फिर मतलब ऐसे पढ़ाने का मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है तभी कंटिन्यू करेंगे, है ना। ऐसे फिर कोई मतलब नहीं है जबरदस्ती वो करने का कि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी नहीं। चलो दिमाग को थोड़ा फ्रेश कर लो तुम लोग अब ये गुड्डू जी हैं हमारे, और इनकी सारी से लगा ये गुड्डू नहीं, गुड्डू रंगीला हैं। चलो इधर वाला पार्टी से बड़ा उत्तेजित रहता है एकदम। चलो कोई नहीं, सुनो बहुत चलो सुन लो देखो इस सुनिए। ये तो खैर बढ़िया लिखा है इसने, जो भी लिखा है। खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी जिंदगी। कितना गम है देखो इसके उसमें। हंस लेता हूं लोगों को दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। भाई कोई इसका किताब जाके पढ़ लो थोड़ा कितना दर्द है। चलिए खैर हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर, चलते हैं। पढ़ देंगे लास्ट में बता देंगे भाई। चलो यहाँ तक हो गया सभी का, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, फिर से समझा दे। देखो देखिए, ये रोटी आ गया जी सोडी की जगह पे है। सोडी फिजान, ये तो बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है, कोई नहीं, मैं जो ढूंढना चाह रहा हूं मिल जाए। जैसे हाँ ये है, इसमें आपका ठीक है, कोई नहीं अभी समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। ये देखा है सबको? चलो देखो, ये कह रहा है कि अगर एक अल्फा रे का डीके होगा तो देखो इसका जो एटॉमिक नंबर है ना, इसमें कितना कमी हो जाएगा? 2, और ऊपर जो मास नंबर है इसमें कितना कमी हो जाएगा? 4। और यहाँ पर ये क्या है? हीलियम आयन क्या हो जाएगा? हीलियम का प्लस प्लस आयन निकल जाएगा। अगर बीटा डीके होगा तो याद रखिएगा उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, ये दूसरा नियम है। लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर है वो किससे बढ़ जाता है? 1 से, किसमें? बीटा डीके में। तो पहले इस दूसरे नियम को लिख लीजिए। इसी तरह देखो ना यहाँ पे क्या है ना, जैसे आप इसको समझो, जिसको भी ये समझ में नहीं आया, ये यूरेनियम है,
अब ये यूरेनियम 92, यहाँ पर इसका 234, ये इसका क्या एटॉमिक नंबर, ये क्या है इसका मास नंबर। अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसे डैश दे दे, ये 238 है, सॉरी 238 है, ये 238 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये हीलियम आयन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, या फिर इधर मान लो दे दे इधर यहाँ पे कि ये हीलियम आयन को रिलीज कर दिया या अल्फा को रिलीज कर दिया, तो ये क्या बनाएगा, तो ये देखो इसका एटॉमिक नंबर में घटाओ कितना 2, तो 2 घटाइएगा तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका 90, 90 किसका होता है थोरियम का, और मास नंबर कितना घट जाएगा 4 से 234, और यहाँ पर एक हीलियम आयन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आया, नहीं आया समझ में, चल। अब थोरियम कहाँ पर मिलता है, केरल में मिलता है, हमारे देश में सबसे ज्यादा किस रूप में मिलता है, इन फॉर्म ऑफ मोनाजाइट, मोनाजाइट के रूप में मिलता है। सेकंड नियम जो कहता है, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा किरण का उत्सर्जन करता है, या एक बीटा किरण का उत्सर्जन करता है, तो उसके द्रव्यमान संख्या में या एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता, उसके एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका परमाणु संख्या, उसका उसके होगा यहाँ पे, है ना, जो भी है उसका उसके उसकी, है ना, लेकिन उसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है। ये सेकंड नियम है। यानी कि यहाँ पे देखो ये x है, इसका एटॉमिक नंबर है z, मास नंबर है इसका a। अब इसने क्या किया, एक बीटा रे का क्या किया, उत्सर्जन किया, किसका, बीटा रे का। तो यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, है ना, और मास नंबर जो इसका क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, इस तरह से होता है बीटा रे में, है ना। इसके बाद फिर चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, फिर इसके बाद आएंगे हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ, अर्ध आयु। सुना अर्ध आयु के बारे में, चलिए। अब जैसे क्वेश्चन पूछ देगा ना कि मान लीजिए कोई एटम है, उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर दे देगा और पूछ देगा कि वो एक अल्फा का उत्सर्जन करता है, तो उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होगा, इस तरह से सवाल पूछ देगा, है ना। इसी तरह मान लीजिए आपसे दे देगा क्वेश्चन कि कोई एटम है, उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर दे देगा, पूछ देगा कि एक बीटा रे का उत्सर्जन करता है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इस तरह से सवाल आपसे बनेगा। ठीक है ना। हाँ, बाकी क्वेश्चन जब भी हम कराएंगे ना, केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन जो बोले हैं करवाएंगे आपको अलग से, पहले ये क्वेश्चन खत्म हो जाने देते हैं, फिर इस तरह के भी सवाल करवाएंगे आपको, और उसमें पीवाईक्यू भी करवा देंगे सारा, है ना। ठीक है, पीवाईक्यू से आप लोग खुद से कर लीजिएगा, करवा दूंगा मैं क्लास में। ठीक है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो। इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा, थर्ड नियम कहता है, अगर किसी बस इसके बाद क्लास फिनिश कर देंगे, रुक जाइए, हाफ लाइफ कल देखेंगे तुम लोगों का लाइफ में। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा गामा किरण का उत्सर्जन होता है, गामा किरण का उत्सर्जन होता है, तो आपसे पूछता है किस किरण के उत्सर्जन से एटॉमिक नंबर मास नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गामा किरण के उत्सर्जन से, तो उसके एटॉमिक नंबर तथा एटॉमिक मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी देखिए एक चीज, इसके बाद अभी जो केमिस्ट्री का इस वीक जो क्लास होगा ना, जो इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, सारी क्लासेस काफी महत्वपूर्ण क्लासेस होंगी, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब इसके बाद जो भी टॉपिक तो खैर देखो सारा इंपॉर्टेंट है ना, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे एसिड बेस सॉल्ट में बताया आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया, उसी प्रकार पीरियोडिक टेबल भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, ये क्या इधर से आया है, इस पार्टी से आया है इधर। चलो ये लोग बहुत बुरा था, सुन ही लो इसका, नहीं तो बुरा मान जाएगा बालक। अपनी भावनाओं का इजहार ये कर रहा है कि इरशाद करो एक बार। इसके साथ लग रहा है तगड़ा वाला धोखा हुआ है, कोई बात नहीं। एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, क्या कहूं, कोई जान से प्यारा बदल गया, जरा सा बदलता तो मना लेता उसको, जरा सा बदलता तो मना लेता उसको, मगर वो तो सारा का सारा बदल गया। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।